हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति, यू ऑल आर वेलकम इन द लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर या लेक्चर नंबर 6 में आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, उसके लिमिटेशन को देखा था। तो जब लिमिटेशंस को आप गौर से पढ़े होंगे तो 3 मेन लिमिटेशन था, क्या था आप जाके देखेंगे। उस लिमिटेशन को मेनली किसने, नील्स बोर्स ने हटाया। द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मेनली रिमूव्ड बाय नील्स बोर्स। तो नील्स बोर्स ने कैसे हटाया, ठीक है, नील्स बोर्स ने कैसे हटाया, बाय अप्लाइंग दिस थियरी, कौन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी करते हुए रदरफोर्ड के लिमिटेशन को बोर्स ने क्या किया, ओवरकम किया और हटाया, या जो कुछ भी किया एक्सप्लेन किया। तो अब हम ये देखते हैं कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता क्या है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए सर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब जानते हैं, बस थोड़ा दो कुछ डिस्कशन हो जाए कि वेव नेचर किसी लाइट या रेडिएशन, आप जानते हैं लाइट या रेडिएशन, लाइट भी एक रेडिएशन ही है, लेकिन लाइट वैसा है जिसमें विजुअल रेंज के जितने भी फ्रीक्वेंसी रहता है, और बहुत सारे ऐसे रेडिएशन है जिसमें विजुअल रेंज का कोई वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसको रेडिएशन कहते हैं। तो लाइट और रेडिएशन का मतलब एक्स रेज, गामा रेज, ये सब आ जाता है। तो लाइट और एनी रेडिएशन मेनली क्या, वेव नेचर होता है। इसके आधार पर लाइट के डिफरेंट फेनोमेना, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, ये सबको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मेन क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये 3 ऐसे फेनोमेना था जो लाइट या रेडिएशन, ठीक है, लाइट या रेडिएशन के वेव नेचर पर एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें प्लैंक्स मेनली वर्क कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन, जब ये अलग अलग साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसी एक्सप्लेनेशन में इनका भी एक हाइपोथेसिस, ये थियरी नहीं कही बल्कि ये हाइपोथेसिस था, ठीक है, ये हाइपोथेसिस था, है ना। इस हाइपोथेसिस का आप किताब में ये थियरी देखेंगे, लेकिन वो मेनली हाइपोथेसिस था प्लैंक्स का, ठीक है। तो अपना विचार था, इसको अप्लाई करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट रेडिएशन, उसको एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन थोड़ा सा हम लोग देख लें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी शब्द आता है तो आपके दिमाग में आता है कि एक ऐसा सॉलिड, ऐसा ईंटा या लोहा का टुकड़ा जो पूरा ब्लैक है, नहीं, चलिए वो भी हो सकता है सर, लेकिन केवल वो नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब वैसा बॉडी जो एकदम काला, वो भी होगा, लेकिन ओनली एक काली सॉलिड बॉडी इज ओनली ब्लैक बॉडी, ऐसा नहीं। देखिए कोई मेटल्स यदि है, देखिए मेटल्स का यदि हम ये ऐसे लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसमें देखिए एक माइन्यूट पोर रखिए, और इससे एक लाइट को इसके एंट्री इसमें दीजिए, ठीक है। तो ये लाइट क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, देन इधर से इधर रिफ्लेक्ट करेगा, देन इधर से इधर रिफ्लेक्ट करेगा, देन इधर से रिफ्लेक्ट, है ना। यानी इसमें से ये जो एंट्री लिया है ये लाइट, वो क्या होगा, आसानी से बहुत कम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा। तो दिस सॉलिड मेटल्स सर्कल्स, solid body, spherical solid body which have a minute pores, they may be also called black body, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है, ए बॉडी which is good absorber and good emitter। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जनरल कोई भी आप बॉडी लेंगे, तो उस पर यदि कोई रेडिएशन पड़ेगा तो क्या करेगा, वो रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ट्रांसमिट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ को ये एब्जॉर्ब कर देगा, और जो एब्जॉर्ब करेगा उसी को वो बाद में क्या करेगा, इमिट्स करेगा। ये फेनोमेनन होता है। लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसा सॉलिड बॉडी हुआ, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी के ब्लैक भी हो सकता है, या फिर एक मेटल सर्किल जो अभी बता रहे थे। वो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ए गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमीटर ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये है सर
कि यदि इससे कोई इस पर, यदि ऐसे ही कोई ब्लैक बॉडी ले लीजिए, इस पर यदि कोई रेडिएशन इस पर पड़ेगा तो पहले ये क्या करेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ क्या हो रहा था कि यदि रेडिएशन पड़ता था तो कुछ को ट्रांसमिट कर दे रहा था, कुछ को रिफ्लेक्ट कर रहा था, कुछ को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो जो इमिट कर रहा था एक पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को ही वो इमिट्स कर रहा था। क्यों? क्योंकि जिसका वो एब्जॉर्ब किया था उसी को ये इमिट कर रहा था। ठीक है, पढ़ रहा था, इस पर स्ट्राइक करने वाला रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का हो, उसमें से कुछ वेवलेंथ, कुछ टाइप्स के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहा था, कुछ को रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन इमिट्स किसको, एक सर्टेन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को ही इमिट्स करता है। कौन? एक ऑर्डिनरी सॉलिड बॉडी, ऑर्डिनरी सॉलिड बॉडी की बात हम करें। लेकिन ब्लैक बॉडी का क्या प्रॉपर्टीज है, इस पर जो रेडिएशन पड़ेगा, ठीक है, उसमें से पूरे के पूरे को ऑब्जॉर्व करेगा एंड देन जो इमिट्स करेगा, जिसमें ऑल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेडिएशन होगा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन वो इमिट्स करेगा। ठीक है। तो जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हुआ क्या था, थोड़ा देखिए कि पहले जब गर्म किया गया, देख लीजिए इसको, जब ब्लैक बॉडी को गर्म किया गया तो पहले क्या होगा, लो टेम्परेचर, पहले इट बिकम रेड, याद है आपको, इट बिकम रेड, देन उसको गर्म किया गया तो ऑरेंज एंड देन येलो, देन ऐसे ही हो रहा था। इन फर्स्टली जब इसको गर्म किया गया तो ये रेड से ये ऑरेंज, देन ऑरेंज से ये येलो से ये फिर बाद में व्हाइट, या कोई इसमें ब्लू भी कहता है। याद कीजिए VIGYOR, ठीक है, यानी ये हाई वेवलेंथ है, हाई वेवलेंथ मतलब लो फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी तो लो एनर्जी। ये यदि हम इसको ऑरेंज ले, येलो ले, तो देखिए इस ढंग से, चूंकि इसका रेंज जो होता है, रेंज आपको पता है कि ये लगभग 700 नैनोमीटर या 760 नैनोमीटर और ये 400 नैनोमीटर के में विजिबल रेंज का ये वेवलेंथ होता है। तो जो आप इधर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो रेट का लगभग मान लीजिए हाई वेवलेंथ मतलब ये 650 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर धरिए, 690 नैनोमीटर मान लीजिए, ऑरेंज का 590 नैनोमीटर मान लीजिए, येलो का ये 480 नैनोमीटर मान लीजिए। तो जो आप इधर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं, लो, यहाँ जो इधर आ रहे हैं तो लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी। तो जो आप इधर बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है कि वेवलेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे होने से जो वेव, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऑफ लाइट के आधार पर, ये मैक्सवेल के जो थियरी है उसके आधार पर, कि एनर्जी, कोई भी चार्ज बॉडी यदि ऑसिलेशन करता है तो ऑसिलेशन करने पर वो एक रेडिएशन कंटिन्यूअसली निकालता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज बॉडी है तो वो भी ऑसिलेट करेगा, तो क्या एनर्जी ऐसे ही कंटिन्यूअसली निकालेगा। और यहां भी ब्लैक बॉडी क्या होगा, एनर्जी कंटिन्यूअसली निकालेगा। लेकिन देखिए, यदि एनर्जी कंटिन्यूअसली यदि निकलता, और दूसरा और था कि एनर्जी जो होता है वो इंटेंसिटी है ना, यानी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ज़्यादा एनर्जी होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये सब जानते हैं। तो हुआ क्या कि यदि हम गर्म किए तो पहले रेड, फिर गर्म किए तो ऑरेंज, देन गर्म किए तो येलो, देन लास्ट में व्हाइट हो गया। तो ये सभी फेनोमेना मैक्सवेल के थ्योरी पर सेट नहीं कर रहा था। मैक्सवेल के थ्योरी पर कब सेट खाता, गर्म करते कलर चेंज नहीं करता, कम गर्म करते तो कम रेड, और गर्म करते तो और रेड, और गर्म करते तो और रेड, और गर्म करते मैंने टेम्परेचर बढ़ाते तो और रेड, इन इंटेंसिटी सेम वेवलेंथ का ज़्यादा बढ़ता चला जाता। तो हम लोग क्या कहते हैं कि कम गर्म किए नहीं तो इंटेंसिटी कम था,
टेम्परेचर कम दिए तो जो इमिट्स किया वो कम एनर्जी इमिट्स किया, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो फिर एनर्जी उसका बढ़ गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गया। लेकिन ये जो वेवलेंथ चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी नहीं बल्कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एक बात। और दूसरा बात उसने ये कहा कि ये जो कंटिन्यूअसली आप कहते हैं एनर्जी ऐसे कंटिन्यूअसली निकलता है, ये कंटिन्यूअसली नहीं होता है, ठीक है, एक डिफरेंट पैकेट में होता है, एक डिस्क्रीट पैकेट में, है ना। ये एनर्जी ऐसे नहीं होकर के इसको तोड़ दीजिए तो ये एक पैकेट, इसी को यहाँ से ये पैकेट, ये एनर्जी पैकेट के रूप में निकलता है। ये टोटल एनर्जी ये वेव के फॉर्म में ना होकर के ये पार्टिकल के फॉर्म में होता है, पार्टिकल के फॉर्म में। और ये हर पैकेट का एक अपना डिफिनिट एनर्जी, डिस्क्रीट का मतलब एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होता है, एक अपना सेपरेट डिस्टिंक्ट वैल्यू होता है। जैसे आप ऐसे समझिए ना, यदि आपका पानी का सप्लाई करते हैं पाइपलाइन से और पानी को आप उसी पाइपलाइन के बदले आप क्या कर दें, एक बोतल में पैक कर करके आप बड़े डिस्ट्रीब्यूट करें, तो बोतल में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपका एक डिस्क्रीट फॉर्म में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, उन्होंने चलिए इसके आधार पर प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी इमिटेड बाय, हाँ, और बाद में आइंस्टीन या और लोग इस पर काम किए और ब्लैक बॉडी के बदले ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो यहाँ से होता है, उन्होंने क्या कहा था प्लैंक्स ने कि ब्लैक बॉडी डोंट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ पैकेट, इस पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। इस पैकेट को उसने क्या कहा था, क्वांटम कहा था। जबकि आइंस्टीन ने कहा कि नॉट ओनली द ब्लैक बॉडी बल्कि ऑल रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, केवल ये ब्लैक बॉडी में नहीं बल्कि ऑल भी रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी मूव करता है उस सब में ये काम होगा। क्या होगा कि एनर्जी कंटिन्यूअसली ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं निकलता है बल्कि रुक के एक पैकेट में निकलता है और हर पैकेट का एक अपना एनर्जी होता है और इस पैकेट का एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। यानी एनर्जी जो है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, किसके, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी वो वेव, मैक्सवेल के जो वेव थियरी है उसके कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ऐसे एनर्जी नहीं जाता है, एनर्जी ऐसे मूव करता है। ऐसे कब करता है, ये वेव नेचर के आधार पर होता है, मैक्सवेल के आधार पर होता है। ऐसे मतलब इन्होंने प्लैंक्स ने कहा या आइंस्टीन ने उसको अपने हिसाब से उसको क्या किया था, ये प्लैंक्स थ्योरी को मॉडिफाइड किया था, तो उनके आधार पर भी कह सकते हैं। तो ये जो पैकेट के फॉर्म में है यानी पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट है, एक्चुअली ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो पॉइंट लिख रहे हैं वो आइंस्टीन के एक्सटेंशन वाला भाग है, एक्सटेंशन के आधार पर ये पॉइंट दिया गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने केवल ब्लैक बॉडी पर बारे में बताया था, नहीं, आइंस्टीन ने उसके क्या कहा था, अभी जस्ट आपको बोले हैं, प्लैंक्स ने क्या कहा था, ऑल ब्लैक बॉडी डोंट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली, जबकि आइंस्टीन ने क्या कहा कि ऑल रेडिएंट एनर्जी डोंट इमिट्स एनर्जी या एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो चलिए आप समझ रहे हैं, तो क्या लिखिएगा, ऑल रेडिएंट एनर्जी इमिट्स या एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली बट दिस कंटिन्यूअसली इन ए फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है, पैकेट्स। दिस पैकेट, एक पैकेट, दिस पैकेट इज कॉल्ड, एक पैकेट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड क्वांटम, ठीक है, क्या कहेंगे, क्वांटम। और इसी लाइट के केस में इसी को आप बोलिएगा फोटोन। लाइट के केस में इस पैकेट को फोटोन बोलिएगा और पूरा इसका क्वांटा हो जाएगा, बहुत सारे यदि को क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे, ठीक। तो दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो पैकेट है, ये पैकेट डिस्क्रीट आप समझे, क्या डिस्क्रीट समझे, एक अपना डिफिनिट वैल्यू वाला पैकेट है ना, ये वैल्यू वाला पैकेट है। तो वो उसका एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन,
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी उनका कहना कि एनर्जी जो इस पैकेट का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। और फिर उन्होंने क्या क्या प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट डाल देते हैं। इस कांस्टेंट को उन्होंने क्या कहा था वो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए ये इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए यहाँ लिखे होंगे, यहाँ हम लिख देते हैं कि E इजकल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू। तो ये एक पैकेट का हो गया, ये एक पैकेट का आप निकालिए एनर्जी इतना। यहाँ कितना पैकेट है हमारे फिगर में, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ये जो हम एक वेव बनाए हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी जो हम मान लें कि इतना एनर्जी लेते हैं, टोटल एनर्जी हमारा क्या है, एक पैकेट का एनर्जी ये होगा। टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। यदि आपके पास 100 रहता तो 100 मल्टीप्लाई कर देते, यदि 2000 रहता 2 से मल्टीप्लाई। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, दैट इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू। समझ गए, एक पैकेट का एनर्जी एच न्यू हुआ, 10 पैकेट का एनर्जी क्या होगा 10 इंटू एच न्यू, 200 पैकेट का क्या होगा 200 इंटू एच न्यू, ठीक है। जहां एच अभी जस्ट बोला है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड या 6.625 ऐसे भी होता है, 26 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है सर, ये हो गया। और जहाँ ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, आप जानते हैं आप कि C इजकल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू इजकल टू C बाई लैम्डा। तो यदि आप यहाँ रख दीजिए तो E इजकल टू SC बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, न्यू आपका क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और यहाँ ये क्या है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ये वेवलेंथ हो गई, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब ये तो एक पैकेट का हो गया, एक डिस्क्रीट पैकेट का, एक क्वांटम का आप एनर्जी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो 10 क्वांटम का, अभी जस्ट 10 से मल्टीप्लाई के 200 क्वांटम का, तो ऐसे तीसरा पॉइंट का है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन लिखे या क्वांटम लिखे, क्वांटा लिखे, फोटॉन्स, हाँ, इजकल टू क्या हो जाएगा n टोटल एनर्जी, यानी 200 निकला तो 200 का एनर्जी, ठीक है, 300 निकला तो बस एच न्यू या ये E इजकल टू n SC बाई लैम्डा। एक पैकेट का एनर्जी ये लगाइए या ये लगाइए, 1000 पैकेट या जो भी, जहाँ n इजकल टू क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स में ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो सकता है, आधा फोटोन, 2.25 फोटोन, 3.25 फोटोन, ऐसे तो होता नहीं, एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, यानी दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो हाँ, आप जितना फोटोन होगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और आप क्या करेंगे टोटल एनर्जी निकल, एक का निकल जाएगा, एक फोटोन का निकल जाएगा, तो टोटल का भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए उस आधार पर आप कुछ न्यूमेरिकल देख सकते हैं, बड़ी आसान सा सिंपल सा, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो है, धरना है फार्मूला में और बना देना है। जैसे फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, पहला देखिए फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, पहला का 1 देखिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो फोटोन का, फोटोन्स नहीं, फोटोन का, एक फोटोन का तो E इजकल टू एच न्यू होता है, एच आप 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 6.626 भी होता है, लेकिन कैलकुलेशन में आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। न्यू कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा वेवलेंथ E इजकल टू HC बाई लैम्डा, H 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, ये हो गया। लैम्डा कितना 0.90 एंगस्ट्रॉम का मतलब इतना मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वेवलेंथ दिया रहे तो इसको यूज कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो इसको यूज कीजिएगा, हो गया। दूसरा देखिए एनर्जी निकालना है 1 मोल ऑफ फोटोन, यानी यहाँ NH
फ्रीक्वेंसी दिया हुआ h, ये 1 मोल फोटोन, तो यहाँ n कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल फोटोन। h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34 और न्यू कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाई करके जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर्स कह रहा है जबकि वेवलेंथ दिया हुआ है। यहाँ एनर्जी देखिए Nhc/λ, ये लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये पता है, नंबर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे। एनर्जी दे रहा है कितना, ये दे रहा है 0.5 जूल। n आपसे पूछ रहा है 6.6 इंटू 10⁻34 हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आप डाल दीजिए और वेवलेंथ यहाँ कितना है, देखिए वेवलेंथ इतना 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर n आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसी में यदि वेवलेंथ के बदले यदि फ्रीक्वेंसी देता तो आप E=NH न्यू करके आप क्या करते हैं, जो n निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई बहुत ये नहीं है, बस ये नहीं आपको रख करके दिखा दिए और आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए सर, इसके बाद हम लोग बोर्ड्स मॉडल को देखेंगे, क्योंकि बोर्ड्स ने क्या किया था, रदरफोर्ड के लिमिटेशन को हटाया था किसके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करके। ठीक है, तो सेब को सबसे पहले किसने गिरते हुए देखा था, न्यूटन ने। बोलिए बोलिए, ऐसा नहीं था, न्यूटन ने पहली बार सोचा था कि सेब नीचे क्यों गिरा। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी नहीं कि हाइपोथेसिस 1900 में दिया गया था। देख लीजिए 1900, रदरफोर्ड 1911 में और बोर्ड्स 1913 में। देख रहे हैं, पहले थ्योरी। तो ये क्या किया, बोर्ड्स ने क्या किया, रदरफोर्ड के लिमिटेशन को हटा दिया, इस थ्योरी को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे बोर्ड्स ने अप्लाई किया रदरफोर्ड के लिमिटेशन को हटाने के लिए। किस थ्योरी या हाइपोथेसिस का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखता है, लेकिन दैट्स एक्चुअली हाइपोथेसिस। तो चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और इसको आप देखिए, और चैनल को क्या करना है सर, सब्सक्राइब भी किया जाता है। अरे कुछ करने से कुछ लॉस ना हो तो सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, ऐसे टिप दीजिए सर, आपका कुछ घाटा नहीं होगा। हाँ, कर दीजिए। बाय।